हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपका रणवीर सर, पढ़ाने वाला मैं आपको हिस्ट्री। आज से हमने कल से स्टार्ट करना था, लेकिन किसी कारणवश हम कल से नहीं आ पाए आपके सामने, लेकिन आज से हम आ गए हैं। और आज से हम आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। और हिस्ट्री के हम बेसिकली वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। हम अगर सारी हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो यार मेरे को कम से कम 5 से 6 महीने तो आपको हिस्ट्री पढ़ाने में ही लग जाएंगे। तो वी विल स्टडी दोस्त थिंग्स जो आपके पेपर में अक्सर आती हैं, जो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। और हम उन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देंगे जिससे क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे आपसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है आपका 1857 की जो आपकी क्रांति थी। जो आपकी 1857 की जो आपकी क्रांति थी, हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे। ठीक है। और जो आपकी 1857 की क्रांति है, उसमें कौन से लीडर्स थे, कहाँ कहाँ ये क्रांति हुई, कैसे कैसे ये रिवॉल्ट हुआ, किस किस ने क्या क्या पार्ट लिया, किस किस ने क्या क्या करा, क्या इसके रीजंस थे, ब्रिटिशर्स ने क्यों इस रिवॉल्ट को होने दिया, क्यों ब्रिटिशर्स ने ये गलत काम करे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, और आगे चल के हमारे को इसका फ़ायदा क्या हुआ या फ़ायदा क्या नहीं हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ई अकेडमी एजुकेशन को। चलिए आइए शुरू करते हैं आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपकी कह सकते हैं कि अ, एक तरीके से हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो अगर हम उसको कहें कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है। और कुछ आपकी ऐसे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने नोट्स में मेंशन नहीं करी है, वो मैं आपको चाहता हूँ कि मैं खुद से लिखूँ। तो चलिए सबसे पहले उन पे चलते हैं, लाइक कि क्या सिंबल्स से किसने स्ट्रैटेजी करी। ठीक है। और कब स्टार्ट होना था, कैसे कब स्टार्ट हो गया, तो एक्सेट्रा चीज़ें हम इसको पढ़ते हैं। आइए, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, सबसे पहले तो जो इसके सिंबल्स थे वो क्या क्या थे। हर जो आपकी क्रांति होती है उसका एक सिंबल है, तो इसके सिंबल क्या थे। इसके सिंबल क्या थे आपके, लोटस एंड ब्रेड। लोटस एंड ब्रेड इसके सिंबल थे। लोटस यानी कमल, और आपकी ब्रेड, ब्रेड वो वाली ना जो हम खाते हैं, आपके ब्राउन ब्रेड, सफ़ेद ब्रेड, ये आपकी रोटी, रोटी उसको भी ब्रेड बोलते हैं। सिंबल थे इसके लोटस एंड ब्रेड। स्ट्रैटेजी, अब देखो स्ट्रैटेजाइज कौन थे जिसने इसकी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे हम करेंगे। तो स्ट्रैटेजी मेड बाय होम, दो आदमी थे जिन्होंने इसकी स्ट्रैटेजी बनाई। उनका नाम तो सबसे पहले तो आपके रमोजी बापू। सबसे पहले थे आपके रमोजी बापू जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई। और दूसरे थे आपके कौन, अजीमुल्ला खान। और दूसरे थे आपके कौन, आपके अजीमुल्ला खान। पहले थे आपके रमोजी बापू, दूसरे थे आपके अजीमुल्ला खान, जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई कि हम कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या हमारा सब कुछ होगा। ये स्टार्ट होना था आपका 31 मई को। ये 31 मई को स्टार्ट होना था, लेकिन ये 31 मई को स्टार्ट ना होके ये 21 दिन पहले स्टार्ट हुआ। ठीक है। और ये 10 मई को ये स्टार्ट हो गया, और इसके वजह से ही हमारा ये जो आंदोलन था 1857 की क्रांति, ये उतने अच्छे तरीके से हम इसमें हिस्सा नहीं ले पाए, और ये एक तरीके से अपना जो इसका टोटल जो एम था उसे अचीव नहीं कर पाई। ठीक है, क्योंकि 21 दिन पहले अगर आप कोई एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, यानी एक कोई चीज़ स्टार्ट करते थे बिना पूरी तैयारी के, तो वो फिर आपकी गलती होती है। तो वो फिर आपकी गलती होती है। ठीक है। Symbol lotus and bread. Strategy was made by Ramoji Bapu and Azimullah Khan on 31 May 1857 से लेके को स्टार्ट होना था, लेकिन ये 10 मई 1857 को आपका स्टार्ट हो गया। ओके। दूसरा जो और आपसे चीज़ें पूछे जाती हैं इसमें, वो क्या क्या है, क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो जो उनसे बात मतलब उस टाइम पे आपके ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे आपके, हु वॉज द पीएम ऑफ ब्रिटेन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ये पूछा जाता है कि हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ही वॉज पामेस्टान।
ही वॉज पामेस्टान। पामेस्टान उस टाइम पे आपके ब्रिटेन के पीएम थे। ठीक है, पामेस्टान। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम पे? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ये जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, ये जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे ना, यही आगे चल के हमारे फर्स्ट वॉइसरॉय भी बने। लॉर्ड कैनिंग के आगे चल के हमारे पहले वॉइसरॉय भी बने। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, जिसे मैं GGOI बोलता हूं, और आपके पहले वॉइसरॉय भी थे। ठीक है, अगला, लॉर्ड कैनिंग के बाद उस टाइम पे क्राउन में कौन बैठा था? हु हेल्ड द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटेन की क्वीन कौन थी? वो थी आपकी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया आपके उस टाइम पे ब्रिटेन की क्वीन थी। आप इन इन चीज़ों को नोट करिए, जैसे आपके पीएम ऑफ ब्रिटेन पामेस्टान, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे, पहले वॉइसरॉय भी इंडिया आपके लॉर्ड कैनिंग थे, और क्वीन आपकी क्वीन विक्टोरिया थे। ठीक है, राइट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन पामेस्टान, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके लॉर्ड कैनिंग, पहले वॉइसरॉय भी आपके लॉर्ड कैनिंग थी, क्वीन विक्टोरिया आपके क्राउन में बैठती थी। अगले, उस टाइम पे जो ब्रिटिश के आर्मी चीफ थे, जो आपके ब्रिटेन के आर्मी चीफ थे, ब्रिटिश के जो आपके आर्मी चीफ थे, वो कौन थे आपके? जॉर्ज एनिसन। लेकिन ये रिवॉल्ट को रोक नहीं पाए, तो इन्हें रिवॉल्ट से हटा दिया गया। ठीक है, और बाद में कौन बने आपके? कॉलिन कैम्बल। कॉलिन कैम्बल बाद में आपके आर्मी के चीफ बने। पहले ये थे जॉर्ज एनिसन, लेकिन ये रिवॉल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, और इनसे कंट्रोल नहीं हुई चीज़ें, तो इसलिए कॉलिन कैम्बल को बना दिया गया आपके ब्रिटिश आर्मी का चीफ। ठीक है, दोनों नाम लिखे हैं, मैं वो नहीं लिख रहा, क्यों? ठीक है, ताकि आप थोड़ी बहुत खुद भी मेहनत करें, खुद भी चीज़ें लिखें। तो ब्रिटिश के आर्मी चीफ थे आपके जॉर्ज एनिसन, और इन्हें कॉलिन कैम्बल ने रिप्लेस करा था। ठीक है, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे इस चीज़ से पूछा जाता है, वो होती है आपकी क्या? बुक्स। जो आपकी बुक्स होती हैं वो पूछी जाती हैं। बुक्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, बुक्स कौन कौन सी हैं? जैसे पहले तो आपकी 1857 ही बुक का नाम है, जिसे लिखा था आपका एस.एन. सेन ने। 1857 ही आपकी बुक का नाम था, जिसे लिखा था आपका एस.एन. सेन ने। ठीक है, अगली जो किताब थी आपकी, उसका नाम था आपका द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे लिखा था कैसे? आपके वी.डी. सरवाकर ने। वी.डी. सरवाकर ने लिखा था। अगला, जो एक किताब आपकी बड़ी फेमस थी, वो थी आपकी R.C. मजूमदार की द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जिसे लिखा आपके R.C. मजूमदार ने। R.C. मजूमदार ने लिखा क्या आपकी? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 लिखी आपकी R.C. मजूमदार ने। 1857 एसेंस है,
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपके वी डी सरवाकर, और आपका द सेपॉन म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857 लिखे आपकी किसने, आर सी मजूमदार ने, आर सी मजूमदार ने। इनको आप नोट करें। फिर मेरे को आपको एक और बुक के बारे में बताना है, ठीक है, फिर हम उस बुक के बारे में देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से आप ये वाली बुक देखिए, फिर हम इस बुक को, जो मेरे को आपको लास्ट एक बुक लिखानी है और उस इंसान के बारे में बताना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ये वाली बुक आई थिंक आपने नोट कर ली होगी। आखिरी जो बुक है जो मेरे को आपको बतानी है वो है आपकी क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इसे लिखा था आपके महान एक व्यक्ति थे, इनका नाम था आपका दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी, ठीक है, दादा भाई नारोजी। इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आपसे अगर पेपर में पूछा था कि हु इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये आपके दादा भाई नौरोजी हैं। दूसरा, ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट पर कैपिटा इनकम, he was the first person to estimate per capita income, ठीक है। पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने वाले ये पहले ही इंसान थे, फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट पर कैपिटा इनकम। कौन, आपके दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ही आपके पहले इंसान थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करा था इंडिया की। दूसरा, फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड स्वराज, पहले इंसान जिन्होंने आपके स्वराज शब्द का उच्चारण करा, यानी स्वराज शब्द को यूज करा। कहाँ पे, आपके 1906 के सूरत सेशन में, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1906 के सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन्होंने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण करा था, पहली बार, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी के द्वारा एक बुक लिखी गई, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। ये पहले इंसान थे जिन्हें ने आपकी पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करा, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने आपके वर्ड स्वराज को यूज करा। ये 1906 में सूरत सेशन में, जो कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के होते हैं, ये वहां पे यूज करा गया था। ओके, अगला, इसका तो पहला इंसिडेंट था, जिसका फर्स्ट इंसिडेंट था, अभी हम पढ़ेंगे। पहला इंसिडेंट जिससे चिंगारी लगी वो थी आपकी कब, 29 मार्च 29 मार्च 1857, जिससे चिंगारी लगी, जिससे लोगों में सच्ची में ये खून खोला, वो था आपका जब मंगल पांडे जी को हैंग कर दिया गया था। जब मंगल पांडे जी को जब मंगल पांडे जी ने शूट करा था, किसे, शॉट एट हिज ऑफिसर, शॉट एट हिज ऑफिसर। ये भी नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। और जो आपका लास्ट इवेंट था, जो आपका लास्ट इंसिडेंट था, वो कब हुआ आपका, लास्ट इंसिडेंट वो हुआ आपका कब, 18 अप्रैल 1859, जब आपका तात्या तोपे को हैंग करा गया। तात्या तोपे वॉज हैंग्ड। तो पहला इंसिडेंट था आपका 29 मार्च 1857 को, जब आपके मंगल पांडे जी ने अपने ऑफिसर पे शूट करा। और लास्ट इंसिडेंट था 18 अप्रैल 1859 में, जब आपके तात्या तोपे को हैंग कर दिया गया था। ओके, तो ये थी वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको हाथ से लिखवानी थी, जो मैंने आपको लिखवा दी। आप इससे नोट कर सकते हैं। फिर हम आपको जल्दी से नोट्स की ओर चलेंगे, और नोट्स की ओर चल के मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में और कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए, आइए चलते हैं।
अगला शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। पहली बात, 1857 की जो आपकी क्रांति है उसे हम आपका रिवॉल्ट ऑफ सेपॉयज, यानी सेपॉयज का मतलब क्या, सोल्जर्स भी बोलते हैं, बट बाद में इसने सारी जो मासेस थी, जितनी आपकी जनता थी, उसका पार्टिसिपेशन इसने देखा। वीडी सावरकर जिन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, द 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने 1857 को कहा कि इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये पहला युद्ध था आपके भारत की आज़ादी का। डॉक्टर एसेंस हैं जिन्होंने किताब लिखी थी, कौन सी आपकी, 1857 ही उस किताब का नाम था। उन्होंने कहा कि ये शुरू तो हुआ था आपके एक धर्म के युद्ध के तरीके से, लेकिन बाद में ये खत्म हुआ आपके एक आज़ादी के लड़ाई के साथ। देखिए धर्म के कैसे लोगों को लगता था कि हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा ये दखल अंदाजी कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक था आपकी रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, अभी आगे आएगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें क्या था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हो तो आपका हक आपके जो फादर हैं, आपके वालिद साहब हैं, उनकी जायदाद से नहीं जाएगा। लेकिन होता क्या था पहले, अगर आप कन्वर्ट करते तो आपका हक आपके वालिद साहब, आपके फादर की जो जायदाद है उससे चला जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, मतलब अब आप खुले में कन्वर्ट करिए। दूसरा, इन्होंने क्या करा कि जो फार्म और जो आपके मॉस्क के लैंड्स है उन्हें टैक्स करना शुरू करा, ठीक है। तो लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा महंगा है, एक हिंदू बनना, एक आपका एक मुस्लिम बनना, तो चलो क्रिश्चियन बन जाते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, ठीक है। तो लोगों को लगा कि ये युद्ध के लिए हमें करना चाहिए, और एक ये पहले से शुरू हुआ आपका एज अ धर्म का युद्ध, लेकिन बाद में ये एक आज़ादी की लड़ाई बन गई। डॉक्टर आचार्य मजुमदार ने कहा कि ना तो ये एक आपका पहला, ना ये आपका एक नेशनल, ना ये एक आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है। आर.सी. मजुमदार जी की किताब कौन सी थी, दिस अपोइंट म्यूटी एंड दी रिबेलियन ऑफ 1857। और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक, जो कि आपके ब्रिटिश हिस्टोरियन, वो ये कहते हैं कि इट वाज जस्ट अ पीजेंट्स अपोइंट म्यूटिनी, यानी बस एक आपकी फार्मर सोल्जर म्यूटिनी थी। फार्मर सोल्जर म्यूटिनी थी यहाँ पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब पेपर में आते हैं कॉजेज क्या क्या थे, ठीक है। पेपर में आते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उन्हें समझना हमारी जरूरी है। उन्हें समझते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ 1857 का रिवोल्ट। पहली बात, हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेक्टर, तो आप ध्यान से समझना। मैं एक फार्मर हूँ, मेरा एक लैंड है, मेरे से ब्रिटिशर्स ने सेटलमेंट कर लिया कि हमें नहीं पता आपकी प्रोड्यूस कितनी होती कितनी नहीं होती, आप हमें सालाना 10,000 रुपये देंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास और कोई चारा है नहीं, मेरी फसल एक साल तो उगती है 9,000 रुपये की, तो यार मेरे को अब 10,000 तो आपको ही देने हैं, और मेरी फसल ही सिर्फ 9,000 के दे रही है, अब मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, तो ये दिक्कत है। दूसरी, मेरी अगले साल उगती है 1,00,000 रुपए की, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली जो फार्मर्स है ना, उनकी सिचुएशन ये थी, या मान लो हार्डली आपके 11,000 रुपये। अब देखो, आपका एक किसान है, उसे पता होगा आपके उगाने में भी बहुत पैसे लगते हैं, तो आपको कुछ पैसे सेव भी तो करने पड़ेंगे। ये सिचुएशन थी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के, या तो कम कमा रहे थे या उससे हल्का फुल्का से ज़्यादा। ये 1,00,000 रुपए वाले तो बहुत बड़े फार्मर्स, उन्हें हम या तो जमींदार कहते थे, तो ये बड़ा अनपॉपुलर था। दूसरा, हैवी टैक्सेशन। पहली बात तो रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं, आपने सेटलमेंट इतनी ज़्यादा कर ली है। दूसरा, आप टैक्सेस भी ज़्यादा लगा रहे हो, तो यार होता क्या था, पैसे बचे नहीं तो आप क्या करोगे। जो किसान था वो फिर किसके पास जाएगा, आपके मनी लेंडर के पास, और वो मनी लेंडर से लोन लेगा बहुत ही भारी ब्याज पे, और जब आप एक भारी ब्याज पे लोन लेगे, आप दे ही नहीं पाओगे, आपकी इनकम नहीं है, तो आप चले जाओगे डेट ट्रैप में। अगला, ब्रिटिश पॉलिसी ने डिस्करेज करा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को आपको डिस्करेज करा गया, ठीक है, क्योंकि क्या था, ब्रिटिशर्स अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते, तो इन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज करा, उसे बिल्कुल डिसमेंटल करने की कोशिश करी, जिससे इनकी जो इंडस्ट्रीज हुई आपके डेवलप, लेकिन इंडिया की इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हुई। दूसरा, एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिशर्स, जिससे ना जमींदारी का जो स्टेटस है वो चला गया। देखिए जमींदारी बहुत ही एक कह सकते हो कि एक ऐसी पोस्ट थी जो बिल्कुल राजा की तरह थी,
तो इनसे ना जमींदार का जो एक लॉस ऑफ स्टेटस होता है, जो एक स्टेटस सिंबल था वो खो गया, तो उससे क्या हुआ फिर आपका सब कुछ समाप्त हो गया, जमींदार बिल्कुल खत्म हो गए। ओके, अगला आपके पॉलिटिकल कॉजेस, हमने इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ लिया, अब आपके करते हैं आपके पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉज आपके कॉजेस में सबसे पहले था आपका सब्सिडरी अलायंस, जिससे लेके आने वाले कौन थे आपके लॉर्ड वेल्सली। सब्सिडरी अलायंस जिसे लेके आने वाले कौन थे आपके लॉर्ड वेल्सली। इसमें क्या था, मानो मेरा किंगडम है और आप एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, आप कहते हैं कि सर आपकी जान को खतरा, मैं कहता हूँ मेरी जान को खतरा नहीं है, आप कहते हो सर आपके किंगडम की जान को खतरा, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं है, कहते हो आप कहते हो कि सर है आपको पता नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है चलो, कहते हो सर हम आपको सोल्जर दे रहे हैं, मैं कहता हूँ दे दो, सर हम आपके यहाँ पे अपनी आर्मी छोड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ दे दो, सर मैं हम यहाँ पे आपके पास अपने गनमैन छोड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ छोड़ दो, लेकिन जैसे ही मैं लेकिन शब्द सुनता हूँ मेरे को पता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कहते हैं लेकिन सोल्जर्स को रखने का खर्चा, गनमैन को रखने का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, और प्लस वो यहाँ है तो हमारे को एक फीस आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप ये नहीं देते तो हम आप पे अटैक करके आपका किंगडम छीन लेंगे। यानी सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी होती है ना एक मेन कंपनी उसके नीचे कंपनी, तो आप हमारी एक नीचे वाली यूनिट बन जाइए, आप हमारा एक हमारी एक एलआई बन जाइए और जिए आराम से। तो ये थी आपकी सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेल्सली। दूसरा था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि आपके लॉर्ड डलहौजी लेके आए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, ठीक है आप ध्यान से सुनेंगे हम, कि अगर आपका कोई असल वंश नहीं है तो आपका किंगडम ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपका कोई असल वंश नहीं है तो आपका किंगडम हमारी हुकूमत के अंडर आ जाएगा। मतलब जैसे आप समझिए कि आपने सुना होगा रानी झांसी बाई, ठीक है, और उनका क्या था, उनका कोई खुद का बेटा नहीं था, तो उनका किंगडम ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, इसलिए तो उन्होंने करी लड़ाई। तो इसलिए इसे क्या होता है आपका, इसे हम कहते हैं आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लेके आने वाले कौन, आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अब इसके बारे में कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका अगर आप 2 मिनट अगर आप ध्यान दें, और कहाँ गया, अच्छा ये रहा ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कुछ आपकी जगहों पे लगा, वो कौन कौन सी थी। पहली बात तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। सबसे पहले तो लेके आने वाले कौन, आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इसको लेके आने वाले, ठीक है। दूसरा ये कहाँ कहाँ लगा, सबसे पहले तो लगा आपका सतारा में, सबसे पहले लगा ये आपके सतारा में, इट वाज अ फर्स्ट। सेकंड ये लगा कहाँ पे, आपके संबलपुर में, संबलपुर में सेकंड। फिर ये लगा आपके किसमें, जैतपुर में, ये थी थर्ड। फिर लगा कहाँ पे, आपके उदयपुर में, सॉरी सबसे पहले लगा फिर आपके बगात में, बगात में, ये थी आपकी फोर्थ जगह जहां यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा। फिर लगा कहाँ पे, आपके उदयपुर में, ये थी आपकी फिफ्थ। फिर लगा आपके झांसी में, ठीक है, ये थी आपकी सिक्स्थ, ठीक है। फिर लगा आपके नागपुर में, ये थी आपकी सेवेंथ जगह। और फिर लगा आपकी अवध में, ये थी आपकी एट्थ। कैसे याद रखेंगे आप, ऐसे याद रखिए, SSJBUJNA, संबलपुर, सॉरी सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बगात, उदयपुर, जयपुर, नागपुर, अवध, ऐसे याद रखेंगे आप। टोटल 8 जगहों पे आपके लगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो है, एक ये झांसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, दूसरी आपकी ये दो मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ये आप ध्यान रखेंगे नाम। दूसरी आपकी कौन यहाँ पे, ये बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो ये था आपका टोटल जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, कहाँ कहाँ लगा, किसने लगाया, एक्सेट्रा। मैंने आपको समझा दी कैसे लगता था, क्यों लगता था, एक्सेट्रा चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। चलते हम आगे अपने उस पर,
वापस आते हैं, अगले थे आपके कौन सी, जो अगले एक्ट थे वो थे आपकी रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1856। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1856, पहली बात, चेंज इन रिलीजन वुड नॉट डीबार चाइल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। अगर आप धर्म में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, अगर आप एक धर्म में परिवर्तन करते हैं तो आपको अपनी पिता की जायदाद पे हक है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इससे क्या हुआ, कन्वर्जन्स बहुत बढ़ गए, कन्वर्जन्स बहुत बढ़ गए। ठीक है, अगला आप थे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में सबसे बड़ा था आपके कि यार करप्शन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा करप्टेड थे। दूसरा, इंडियन डेवलपमेंट पे कोई भी फोकस नहीं करा जा रहा था और इससे लोग बड़े नाखुश थे। एक तो यार करप्शन बहुत ज़्यादा, दूसरा आपका इंडियन जो है आपकी जैसे भी आप डेवलप करना चाहते हैं उसको आप फोकस ही नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे। तो एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा, दूसरा नो फोकस ऑन इंडियन डेवलपमेंट। इससे क्या हुआ कि लोगों में असंतुष्टि आई, लोग बड़े दुखी हो गए। दूसरा था आपका सोशल रिलीजियस कॉजेस। सोशल रिलीजियस कॉजेज लाइक कि पहली बात तो एक ब्रिटिशर्स का एक एटीट्यूड था बीइंग सुपीरियर, कि हम सुपीरियर है तुम नहीं हो। दूसरा, एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन में लगी हुई थी, वो कन्वर्ट कर रही थी। लाइक आपका मैंने एक एक्ट पढ़ा, उसका नाम था आपका रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अगला, the attempts at social religious reforms such as abolition of sati, support to widow remarriage and women's education। ठीक है, कुछ आपके हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म करा, लाइक हमने सती को एबॉलिश करा, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करा और आपकी वुमेन एजुकेशन को भी हमने सपोर्ट करा। दूसरा, तो जो लास्ट है वो है आपका क्या, टू टैक्स मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स। टू टैक्स मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स, यानी जो आपके मंदिर और जो आपके मस्जिद थे उनके लैंड्स को हमने टैक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये लोगों के द्वारा देखा गया कि आप सोशल रिलीजियस हमारे उसमें बाधा डाल रहे हैं, जबकि ये एक अच्छी चीज़ थी कि आज सती को आपने रोका, विडो रीमैरिज को आपने कहा करो और वुमेन एजुकेशन भी के लिए। लेकिन हुआ क्या इससे ना, आप पहले ही इतनी चीज़ें गलत कर चुके हो कि अगर आप एक सही चीज़ भी कर रहे हो तो लोगों को लगेगा नहीं इसके पीछे भी इनकी कोई चाल है, जबकि ये कि इट वॉज अ गुड थिंग। ठीक है, अगला, कुछ और इमीडिएट कॉजेस क्या क्या थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों में जैसे कहता है ना कि आग में घी डाला, और क्या क्या कॉजेस थे। ठीक है, व्हाट ऑल वर द कॉजेस। पहली बात, एक था आपका जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या कहती है कि इसने क्या करा, इट डिक्रीडेड फ्यूचर रिक्रूट्स टू सर्व एनीवेयर इवन बियॉन्ड सीज। ठीक है, होता क्या था कि हमारे पहले के जो लोग होते थे उनमें होता था कि अगर आप समुद्र पार कर जाते तो आप अपनी कास्ट को खो देते और आप सबसे नीचे वाली कास्ट से शुरू करते हैं, और उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट था। तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको समुद्र के पार भी अगर जाना पड़े आपको जाना पड़ेगा, तभी आपकी जॉब सिक्योर है, वरना आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। ठीक है, वरना आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। दूसरा, इंफीरियर एमोल्यूमेंट्स कंपेयर टू हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट। आप मानो मैं एक ऑफिसर हूँ और आप एक ऑफिसर है, आप है ब्रिटिश, तो आपकी सैलरी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मेरे को कम मिल रहे हैं। दूसरा, न्यूज़ ऑफ मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट एंड व्हीट फ्लावर्स। न्यूज़ ऑफ मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट एंड व्हीट फ्लावर्स, यानी आपका जो आटा है उसमें जो बोन होती है उसको पीस के डाला जा रहा था। न्यूज़ ऑफ मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट एंड व्हीट फ्लावर्स ये हो रहा था। दूसरा, द कार्ट्रिज ऑफ एनफील्ड राइफल वॉज मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क फैट। देखिए असल में हुआ तो इससे ही शुरू होता, तो मैंने आपको 4th पॉइंट बताया है। होता क्या था ना, पहले एक आपकी राइफल होती थी उसका नाम था आपका एनफील्ड राइफल। तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक तो होती नहीं थी गन, अगर आप पबजी और ये सारी गेम खेलते हैं। आपने कार्ट्रिज ली, उसको चबा के उससे थोड़ा साइड से गन में आपने डाला, उसको एक आपकी स्टिक से होती थी उससे आपने अंदर करा, फिर फायर करोगे तो वो जो कार्ट्रिज थी ना जिसके अंदर वो पूरा कह सकते हैं कि गोला था, आपका बारूद था, वो कहते हैं आपके बीफ और पोर्क फैट से बना था। बीफ से थोड़ा सा मतलब बीफ से थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था आपके हिंदूज को, और पोर्क फैट से सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपके मुस्लिम्स को। क्रिश्चियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये भी एक रीज़न था कि लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। तो हुआ क्या इससे, ठीक है, हुआ क्या इससे कि लोगों में डिसकंटेंटमेंट आई। ठीक है, और उससे क्या हुआ फिर एट द एंड, ये
आपका जो 1857 की क्रांति थी वो शुरू हो गई। मैं देखूंगा इफ वी हैव टाइम देन वी विल कंटिन्यू और वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। नो नो, वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, राइट। कुछ आपके और लाइक जो इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स क्या क्या थे वो हम देखते हैं। पहली बात, आपको जो पहला अफगान का वॉर था उसने ये दिखाया कि हाँ ब्रिटिशर्स की थोड़ी बहुत वीकनेस है। पंजाब के युद्ध ने दिखाया कि अगर हाँ हम एक साथ होकर चलें तो हमारे पास चांस है ब्रिटिशर्स को भगाने का। दूसरा क्रिमिनल वॉर जो कि यूके में हो रहा था, सॉरी यूके लड़ रहा था आपका बाहर क्रीमिया पेनिनसुला में, वो उसने दिखाया कि हाँ ब्रिटिशर्स हैव अ सर्टेन वीकनेस क्योंकि इनके आधे सोल्जर्स वहाँ हैं। और जो संतल के रेबिलियन जो कि आपको उड़ीसा में हुआ तो उसने देखा कि हाँ अगर हम एकजुट हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, हमने प्लानिंग ठीक से करी नहीं। 31 मई की जगह वी स्टार्टेड द वॉर ऑन 10th में। 31 मई की जगह वी स्टार्टेड द वॉर ऑन 10th में। तो उससे क्या हुआ कि वी फाउंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, वी फाउंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज। पहली बात तो 1857 का रिवॉल्ट एक सिपाही म्यूटिनी थी। वीडियो सवाका ने से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का। डॉक्टर एहसन ने कहा कि इट बिकेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डॉक्टर आसिम मजुमदार ने कहा कि ये ना तो ये पहला ना ये नेशनल, एक ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। और सम ब्रिटिश हिस्टोरियंस के माने तो इट वाज ओनली अ पीजेंट सिपाही म्यूटिनी। इकोनॉमिक कॉजेस क्या कहते हैं, पहली बात तो हाईली अनपॉपुलर आपका एक था रेवेन्यू सेटलमेंट, हेवी टैक्सेशन थी, ब्रिटिश पॉलिसी डिस्कस कर रही थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, और एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिशर्स। दूसरा पॉलिटिकल कॉजेस क्या कहते हैं, पहली बात तो एक आपकी सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और एक आपकी रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट भी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या कहते हैं, पहली बात देयर वाज रैम्पेंट आपका रैम्पेंट करप्शन था, ठीक है, इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, नो फोकस ऑन इंडियन डेवलपमेंट। सोशो रिलीजियस कॉजेस क्या कहते हैं, ठीक है, पहली बात तो देयर वाज एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश सुपियोरिटी, एक्टिविटीज ऑफ आपका Christian missionaries, they attempt at socio-religious reforms such as abolition of sati, support to widow remarriage and women's education, and to tax mosque and temple lands। ये था। इमीडिएट कॉजेस, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट थी जिससे आपको कहीं भी भेजा जा सकता था समुद्र के पार भी, जिससे कास्ट का आप खो देते थे। इंफीरियर एनरोलमेंट यानी आपकी सैलरी और अलाउंसेस ब्रिटिश काउंटर पार्ट से कम थी। कह रहे थे कि आटे में आपकी बोन डस्ट मिलाई जाती है, और आपकी जो इनफील्ड राइफल की कार्ट्रिज थी वो कहता था कि बीफ और पोर्क फैट से बनी है। कुछ और इवेंट्स है, आपका पहला अफगान का युद्ध, पंजाब वॉर्स, क्रिमियन वॉर्स, और आपका संतल रिबेलियन, ये सब भी आपका उसमें था। तो इसकी वजह से आपका क्या हुआ, ये सारी चीजें हो। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कल से और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, कल से वी विल स्टडी मोर एंड धीरे धीरे करके पेस पिकअप करेंगे, ठीक है। और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कल ही आई थिंक आपका निपटा देंगे। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो आपको पता है आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।